हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ते रहिए आप लोग। आइए, आज का हमारा सब्जेक्ट है एलिमेंट ऑफ बैंकिंग। क्या सब्जेक्ट है? एलिमेंट ऑफ बैंकिंग। इसका मतलब होता है अधिकोषण के तत्व। यह जो वीडियो है इंटरमीडिएट 12th के बच्चों के लिए। इसमें आज पढ़ेंगे भारतीय बैंकिंग प्रणाली। चैप्टर क्या है हमारा? भारतीय बैंकिंग प्रणाली। भारतीय बैंकिंग प्रणाली। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या है। लेकिन इसमें आपके सिलेबस में दो ही चीज दिया गया, क्योंकि जो भी वीडियो बनाया जा रहा है आपके सिलेबस के अनुसार बनाया जा रहा है। इसमें यह दिया गया है कि भारतीय बैंकों की असफलता की क्या कारण है और इसके दूर करने के उपाय बताएं। ये ध्यान दीजिएगा, सारा वीडियो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा, ताकि बोर्ड के एग्जाम में केवल वही चीज पढ़ाया जा रहा है कि जो बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है या उसके 30% रिड्यूस सिलेबस के अनुसार है। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें भारतीय बैंकों की, भारतीय बैंकों की असफलता के कारण, असफलता के कारण। यह हमारा इसका टॉपिक है। ये समझिए कि भारतीय बैंक इंडियन बैंकिंग सिस्टम मैं आज समाप्त कर दूंगा, क्योंकि दो ही टॉपिक है इसमें, भारतीय बैंकों की असफलता के कारण और इसे दूर करने के क्या उपाय। अब हमें यह जानना है कि भारत में जो पहले के समय में बैंक स्थापित किए गए थे, मतलब बैंक जो बने थे, उनके असफल होने का क्या कारण है, क्या रीजन था जिसके वजह से, जैसे कि कल के वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि बैंकिंग संकट में यह हुआ था कि बहुत सारे बैंक बंद हो गए थे किसी न किसी कारणवश। अब प्रश्न यह है कि उनकी असफलता के क्या कारण थे जिसकी वजह से बैंक बंद हो गए। सबसे पहला है दुर्बल बैंकों का बाहुल्य। दुर्बल बैंकों का बाहुल्य का मतलब है कि उस समय जितने भी बैंक बनाए गए थे काफी कमजोर किस्म थे। कमजोर किस्म का मतलब है कि जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा होता था, थोड़ा दिमाग होता था, और वो बैंक बना लेता था और जनता की छोटी छोटी बचतों को वह जमा करता था। इस तरह बैंक जब देश आजाद हुआ तो 1951-52 के आसपास लगभग 442 बैंक ऐसे थे जिनकी पूंजी कैपिटल 5 लाख से कम थी, जो रिजर्व बैंक के मानक के अनुसार नहीं थी। तो वह दुर्बल बैंक कहलाया और इन बैंकों का क्या हो गया? विलय हो गया, पतन हो गया, सफल हो गया, अर्थात बंद हो। ठीक है। दूसरा है शाखाओं का अनियमित विकास। क्या है? शाखाओं का अनियमित विकास। इसका मतलब यह है कि जो भी बैंक बनाए गए थे उनकी शाखाएं जहां आवश्यकता थी वहां नहीं बनाए गए, या बनाए भी गए तो सिस्टमेटिक ढंग से, सही ढंग से नहीं बनाए गए। और कुछ ऐसे भी बने बैंक कि जो अपने मुख्य कार्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार न कार्य करके अपने अनुसार कार्य करना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार शाखाओं का अनियमित विकास होने के कारण भी बैंकों का पतन हो गया और बैंक असफल हो। तीसरा है
बैंकिंग सुविधाओं का अभाव, बैंकिंग सुविधाओं का अभाव का मतलब है कि बैंक तो बनाए गए, स्थापित किए गए, चलाए भी गए, लेकिन उसमें बैंकिंग सिस्टम जो होना चाहिए, जो फैसिलिटी बैंकों में होनी चाहिए, कस्टमर को दी जानी चाहिए, वो सुविधाएं उन्हें नहीं प्रदान की गई, जिसके कारण क्या हो गया, बैंक असफल हो गया। अगला, कम जमाएं, कम जमा। कम जमा का मतलब है कि बैंक इसलिए खोला जाता है कि ग्राहक, कस्टमर, आम जनता अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को जमा करे और आवश्यकता पड़ने पर निकाल ले या ऋण ले। तो उस समय इतनी संख्या में बैंक हो गए तो उनके पास पैसा ही नहीं जमा होता था। दूसरी चीज, उस समय जब देश आजाद हुआ उस समय लोगों के पास पैसा भी बहुत कम था। थोड़ा बहुत पैसा था तो घर में ही अपना रखना सुरक्षित समझते थे। वो बैंकों में के बारे में, क्योंकि लिटरेसी, हमारी साक्षरता कम थी, शिक्षा का थोड़ा अभाव था, वो सोचते थे कि बैंक में जमा करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, घर पे ही जमा करें, अपना इकट्ठा कर देते। तो इस कारण भी बैंक काफी मात्रा में असफल हो गया। अगला है नियुक्तियों में पक्षपात। नियुक्तियों में पक्षपात का मतलब होता है कि उस समय बैंकों में जो भी नियुक्ति की गई, देश आजाद होने से पहले जो बैंक स्थापित किए गए उसमें ऊंचे पद पर या तो अंग्रेज होते थे या बड़े बड़े सेठ साहूकार महाजन होते थे। निम्न पदों पर भी अपने मतलब हितनात रिश्तेदार, सगे संबंधियों को रखे जाते थे। अर्थात उसमें खुली प्रतियोगिता वाला सिस्टम नहीं था कि जिसमें कोई भी व्यक्ति फॉर्म अप्लाई करे, उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिल जाए, ऐसा सिस्टम नहीं था। अर्थात वहां पक्षपात किया जाता था, अपने सगे संबंधियों को ही भरा जाता था, जिसके कारण वह ठीक ढंग से काम नहीं करते थे और बैंक असफल हो गया। अगला है यंत्रीकरण का अभाव। यंत्रीकरण का अभाव, यंत्रीकरण का अभाव का मतलब है कि पहले बैंकों में जो कार्य किए जाते थे वो मैनुअल किए जाते। मैनुअल मतलब हाथ से, जो भी बाबू, क्लर्क, रजिस्ट्रार होते थे वो हाथ से बड़े बड़े रजिस्टर फाइलों में अपना दर्ज एंट्री करते थे। अर्थात उस समय मशीनें नहीं थी, यहाँ तक कि कैलकुलेटर भी नहीं था। धीरे धीरे आविष्कार हुआ तो सारी मशीनें, कंप्यूटर, कैलकुलेटर या अदर्स पैसा गिनने वाली मशीन तमाम हुआ। लेकिन उस समय यंत्रीकरण न होने के कारण भी गोलमाल ज़्यादा होता था, घोटाले ज़्यादा होते थे, लेखों में हेरा फेरी हो जाती थी। तो यंत्रीकरण के अभाव के कारण भी बैंक असफल हो गया। अगला है बैंकिंग प्रशिक्षण का अभाव। बैंकिंग प्रशिक्षण का अभाव का मतलब है कि बैंक में जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं तो नियमतः उन्हें कार्य पर लगाने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ तक कि कार्य करने के बाद भी समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उस समय कोई प्रशिक्षण, बैंकिंग प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट नहीं था जिसके वजह से कर्मचारी उसके काम के बारे में जान जाए। बस जिस काम के लिए लगा दिए बस वही कर रहे हैं, जिसके कारण बैंक ठीक ढंग से नहीं चला और बैंक असफल हो गया। अगला इसमें टॉपिक है ग्राहक सेवा सुविधा का अभाव। ग्राहक सेवा सुविधा का अभाव मतलब है कि कस्टमर को जो सर्विस दी जानी चाहिए, जैसे किसी को बैलेंस जानना है तो नहीं बताएंगे, तो कह देंगे आज नहीं कल आइए, कितना खाते में पैसा है निकालना है, क्यों फाइन लगा है, मतलब कस्टमर किसी भी प्रकार की अपनी जानकारी लेना चाहता है। इस समय तो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन पहले इस तरह की सुविधा नहीं। तो इसके कारण भी बैंक काफी असफल हो गए। मतलब असफल होने का मेन कारण है कि जनता का विश्वास उन बैंकों से उठ गया, जिसके कारण से बैंक असफल हो गया। शेयर घोटाले
की संदिग्धता। जैसे देखे होंगे बीच में एक बार शेयर घोटाला हुआ था, काफी बड़ी मात्रा में हुआ था, कंफर्म नहीं है कि कितने करोड़ का हुआ था। जब शेयर घोटाला हुआ तो उस समय भी बैंकों का विश्वास उठ गया, जिसके कारण बैंक क्या हो गया, असफल हो गया। आज के डेट में भी यदि कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो लोगों का बैंकों पर से विश्वास उठ जाता है। तो इसलिए बैंक एक महत्वपूर्ण संस्था है जो विश्वास के ऊपर चलता है और कस्टमर को अच्छी सुविधाएं दी जाती है, तो उस बैंक का जनता पर विश्वास बना रहता है। यही सारी कारण है जिसके वजह से हमारी बैंकिंग सिस्टम खराब हो गई थी पहले, अरे देश आज़ाद होने के पहले और उसके बाद। इस समय प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, प्रेजेंट टाइम में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो यही है भारतीय बैंकों की असफलता के कारण, जिसके कारण कि बैंक दुर्बल हो गए और दुर्बल होने के कारण असफल हो गए, और इस सफलता के ही कारण बहुत सारे बैंक हमारे बंद हो गए। आगे बढ़ते हैं हम कि प्रश्न है कि ये असफल तो हो गए, इसके बाद बहुत सारी कमेटियां स्थापित की गई, कमेटी बनाई गई कि इसको दोष को दूर करने के क्या उपाय ढूंढा जाए, क्या उपाय किया जाए, क्या साधन अपनाया जाए। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट से एक फाइनल डिसीजन ये हुआ है कि हमारी बैंकिंग सिस्टम में कुछ सुधार लाया जाए। अगला टॉपिक हमारा है कि भारतीय बैंकों के सुधार के क्या उपाय है। भारतीय बैंकों के सुधार के उपाय, हमारी बैंकिंग सिस्टम के सुधार करने के क्या क्या उपाय हैं। ठीक है, सबसे पहले कुशलता व उत्पादकता में वृद्धि की जाए। क्या है? कुशलता व उत्पादकता में वृद्धि की जाए। कुशलता व उत्पादकता में वृद्धि का मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम को हम ठीक ढंग से कुशल व योग्य व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाए और उसका प्रोडक्शन मतलब उसके कार्य करने का जो ढंग है उसको सही किया जाए। कस्टमर जाए पैसा निकालने तो उसको पैसे निकालने की सुविधा, जमा करने जाए तो जमा करने, मतलब उस बैंक में हर प्रकार की कस्टमर को फैसिलिटी दी जाए। दूसरा है कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था, मतलब उस संस्था में जो भी एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं तो कार्य करने के पहले बैंकिंग एक्ट के बारे में जानकारी दी जाए, कार्य करने के लिए प्रशिक्षण पर लगाया जाए, समय समय पर भी उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, तभी वो अच्छे ढंग से अच्छे सिस्टम से वह कार्य करेंगे। ठीक ना। अगला है बैंकों की संख्या में वृद्धि की जाए। बैंकों की संख्या में वृद्धि की जाए, मतलब कि हर जगह जहां कस्टमर बैंक को मिले, जैसे बड़े बड़े शहरों, नगरों, कस्बों या आजकल तो हर चौराहे पे भी बैंक है, तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे उपभोक्ताओं की संख्या ज़्यादा है, कस्टमर हमारे ज़्यादा है, वहाँ पे बैंकों की संख्या अर्थात शाखाओं में विस्तार किया जाए। अगला है कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग किया जाए। कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग मतलब है कि बैंकों में जहां हमारी पहले मैनुअल कार्य होता था, मैनुअल मतलब हाथ से लिखित कार्य होता था, अब तीव्र गति से कार्य करने के लिए मशीन यंत्रीकरण अर्थात कंप्यूटर यंत्रों का प्रयोग किया जाए, ताकि कस्टमर की कितनी भी भीड़ रहे, हम मशीनों से यदि कार्य कर रहे हैं तो फटाफट जल्दी जल्दी काम करेंगे, हर कस्टमर को जल्दी डील कर देंगे और उसे वापस भेज देंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर यंत्रों का प्रयोग किया जाए। अगला है
ऋण देने की नीति में परिवर्तन किया जाए। ऋण देने की नीति मतलब है कि लोन देने का, कर्जा देने का, बैंकों के द्वारा कर्जा कस्टमर को देने की सुविधा को उदार बनाया जाए। ऐसा नहीं कि किसी को पैसे की आवश्यकता है, बैंक से कर्जा लेना चाहता है और चक्कर काटने लगे, तो ऐसा सिस्टम नहीं अपनाना चाहिए। सिस्टम ऐसा अपनाना चाहिए कि कोई भी कस्टमर जिसे पैसे की आवश्यकता है और बैंक जाके वह आसानी से लोन कुछ शर्तों, कुछ कंडीशन के साथ अपने फॉर्म फिलअप वगैरह करके, जो भी फॉर्मेलिटीज है उसका पूरा करके आसानी से ऋण ले सके। अगला है प्रबंध व्यवस्था। प्रबंध व्यवस्था लोचदार। प्रबंध व्यवस्था क्या हो? लोचदार। प्रबंध व्यवस्था लोचदार होने का मतलब ये हो गया कि हमारी मैनेजमेंट सिस्टम सरल होना चाहिए। मतलब किसी को मैनेजर से बात करना है तो संकोच न करे, मैनेजर उत्साहित रहे कि भाई कोई कस्टमर आके अपनी समस्या हमसे सुनाए। तो मैनेजमेंट सिस्टम हमारी लोचदार हो, लचीला हो, जिससे कोई भी बात हो, वो शिकायत या किसी समस्या का समाधान डायरेक्ट मैनेजर से जाकर वो कर सकता है। अगला है जमाओं में वृद्धि की जाए। वृद्धि की जाए। वृद्धि की जाए का मतलब है कि यह प्रयास किया जाए कि बैंकों के पास अधिक से अधिक धन आके जमा हो, ताकि तभी लोगों का विश्वास बनेगा। क्योंकि उन्हें यह जागरूक किया जाए कि भाई घर पे पैसा सुरक्षित नहीं है, लाकर बैंक में जमा कर दी, वो सेफ रहेगा और जब चाहे तब हम हमारे बैंक से आके आप निकाल सकते हैं। अर्थात कस्टमर को प्रोत्साहित किया जाए कि हमारे बैंक में आइए, सरलता पूर्वक खाता खुल रहा है, आकर जमा कर दीजिए और जब आवश्यकता पड़े अपना निकाल लीजिए। तो जब इस प्रकार जमाओं में क्या की जाए? वृद्धि की जाए। और लास्ट एक और है नियुक्तियों में पक्षपात न की जाए। न की मतलब जो भी रिक्रूटमेंट हो रहा है, भर्ती हो रही है, तो उस पर कोई भी पक्षपात न की जाए। अर्थात उस बोर्ड के द्वारा कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए, उन्हें कार्य पर लगाया जाए। और एक और लास्ट है बैंकिंग अधिनियम पारित किया। वैसे तो बैंकिंग अधिनियम इस समय प्रेजेंट में चल रहा है, 1949 एक्ट पारित है, लेकिन ये उस समय की बात है जब बैंक असफल हो गए थे, तो उस समय बैंकिंग अधिनियम एक एक्ट पारित किया जिसके रूल रेगुलेशन के हिसाब से बैंक को चलाया गया। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक इंडियन बैंकिंग सिस्टम, भारतीय बैंकिंग प्रणाली समाप्त हुआ। इसमें आप पढ़े कि भारतीय बैंकों की सफलता के क्या कारण है और इन बैंकों में सुधार के क्या उपाय है। ये टॉपिक हमारा आज का समाप्त हुआ। मैं चाहूँगा कि यह वीडियो आप लोग अधिक से अधिक देखें, लेकिन ये आप लोग से शिकायत है कि वीडियो को देखते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं। तो आप लाइक ज़रूर वीडियो को करिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो उन्हें मिल जाए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो इसी के साथ फिर कल मिलते हैं।